हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल टारगेट टीच। आज के इस वीडियो में सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर की जो हमारी सीरीज चल रही है उसको कंटिन्यू करेंगे। दिसंबर 2019 का जो पेपर हम सॉल्व कर रहे थे उसी में आज हम सॉल्व करेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ यानी कि पर्यावरण अध्ययन के 30 प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए आज देखते हैं पर्यावरण यानी कि ईवीएस के जो 30 क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। जो हमारे 61 से 90 के बीच के जो प्रश्न हैं वो सॉल्व करते हैं जो ईवीएस के हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न थोड़ा मैथ के टाइप में दिया हुआ है। पहला प्रश्न जो है वो है, कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत गुजरात से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा है। यह ट्रेन सूरत से 19:45 पर चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल क्या थी। ठीक है, तो औसत चाल जो है हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें कितने घंटे जो है ये पूरा सफर रहा, ठीक है, वो हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ देखिए 29 नवंबर यानी मंथ कौन सा है, नवंबर। ठीक है, और फिर 1 दिसंबर। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए 29 नवंबर, क्योंकि नवंबर जो है 30 नवंबर जो है 30 का महीना होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने सॉल्व पहले से कर रखा है क्योंकि इस पेंसिल से लिखना काफ़ी हार्ड है। ठीक है, तो टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे 29 नवंबर 19:45 से 30 नवंबर 19:45 तक हो गए हमारे 24 घंटे। ठीक है, फिर 1 दिसंबर 11:45 तक जो है हमारे पास हो गए 16 घंटे। ठीक है, इनको जब ऐड किया तो हमारे पास टोटल टाइम जो है जर्नी का वो आ गया 40 घंटे। ठीक है, फिर हम जो है यहाँ पे 2120 किलोमीटर में जो है औसत निकालने का सूत्र यही है कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो हम यहाँ 40 का इसमें भाग दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे 40 का भाग 0 से 0 गया और 4 का 212 में जाएगा 53। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 53 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर, 53 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये क्वेश्चन जो था थोड़ा सा बहुत ही इजी क्वेश्चन था, पर बस इतना आपको ध्यान रखना था कि नवंबर जो है 30 का महीना है तो आपको 30 ही काउंट करने थे और बस टाइम काउंट करके आपको जो जितने भी किलोमीटर है उसमें आपको भाग दे देना था। ठीक है, तो हो गया ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे वेट लिफ्टर का नाम दिया हुआ है, इनमें से कौन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। ठीक है, इंटरनेशनल फेम किसके पास है, सुनीता विलियम्स, विजेंद्र पाल, सूर्यमणि, कर्णम मल्लेश्वरी। तो आपने सबने सुना ही होगा कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में, ये जो है इंटरनेशनल वेट लिफ्टर है। ठीक है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था। नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा एक जो समूह है वो जड़ों का। ठीक है, पहला ऑप्शन है चुकंदर, आलू, अदरक। तो यहाँ पे देखिए अदरक और चुकंदर दोनों ही जो है जड़ नहीं होते, तो ये ऑप्शन हो गया हमारे गलत। ठीक है, फिर है गाजर, हल्दी और अदरक। यहाँ पे देखिए अदरक जो है वो जड़ों का जड़ में नहीं होता, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया गलत। ठीक है, फिर है शकरकंदी, मूली, हल्दी। ये तीनों जो है वो जड़ के रूप में ही होते हैं, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, गाजर, चुकंदर और मूली। तो चुकंदर जो है फिर से यहाँ आ रहा है, तो ये हो गया गलत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक नाम का पेड़ जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, आबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान रेगिस्तानों में या संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। तो ये सही ऑप्शन, सही आंसर जो है इसका ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, रेगिस्तानी ओक जो है ये पेड़ पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ये जो है एनसीईआरटी फर्स्ट से फिफ्थ जो है उसमें ये क्वेश्चंस जनरली रहते हैं, उसी में से पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफेथीन वह पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो नीचे कुछ कथन दिए हुए जिनको हमें नेफेथीन्स के विषय में देखना है। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। ये कथन जो है वो सत्य है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह पत्ती से ढका होता है, ये बात भी सही है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है, ये बात जो है इसके संबंध में गलत है। यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए महक मोहक आवाज निकालता है जो इसमें फंस कर बाहर नहीं निकल पाते, तो ये बात जो है ये भी
गलत है। ठीक है, तो सही हमारे ए और बी जिसमें वही सही है, यानी कि फर्स्ट जो है वो सही है, केवल ए और बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो हमें बताना है कि दांडी यात्रा जो गांधी जी की फेमस है वो किस राज्य से संबंधित है। तो ये तो क्वेश्चन आंसर सभी को पता ही है। गांधी जी जो है साबरमती नदी यानी कि गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कंपकपी जिसका उपचार सिकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है वह है। ठीक है, तो हमें बताना है मियादी बुखार, मलेरिया, चिकनगुनिया या डेंगू। तो ये जो लक्षण है वो मलेरिया के हैं, तो सही ऑप्शन होगा हमारा मलेरिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, तो डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर स्थित है। वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर स्थित है। फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम 120 मीटर की दूरी पर स्थित है। अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुंच जाते हैं। सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा बताइए। तो ये थोड़ा सा रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको हमें देखना पड़ेगा कि एक्स डॉक्टर का घर मानते हैं हम एक्स। ठीक है, तथा उसका अस्पताल जो है वाई है, तो अस्पताल को हम बाद में देखेंगे। पहले देखते हैं डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, तो डॉक्टर ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में स्थित है। ठीक है, तो एक्स का पूर्व ये है 600 मीटर, हम समझ लेते हैं यहाँ पे हो गया हमारा ए। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दक्षिण ए के ठीक दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर बी जो है वो स्थित है। ठीक है, तो 450 मीटर की दूरी हम इतनी मान लेते हैं, यहाँ पे हो गया हमारा बी। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं बी के ठीक पश्चिम में, फिर वह सी पर जाता है जो बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की, यानी कि बी का पश्चिम और 120 मीटर क्योंकि कम ही दूरी है तो हम इतना मान लेते हैं, यहाँ पे हो गया हमारा सी। ठीक है, और अंत में वाई अपने अस्पताल पहुंच जाते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर यानी कि इतना सा। ठीक है, यहाँ पे स्थित है, तो ये हो गया हमारा वाई। ठीक है, तो अब हमें स्थिति देखनी है कि स्थिति जो है डॉक्टर के घर की एक्स से वाई की स्थिति क्या बन रही है। ठीक है, तो आप देख लीजिए ये स्थिति आपको कौन सी लग रही है। ये जो है हमारी उत्तर पश्चिम है। देखिए उत्तर और पश्चिम में, तो ये सही हो गया हमारा ऑप्शन सेकेंड। ठीक है, तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन था, इसको आप इजीली सॉल्व कर ही सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं। तो चेराओ नाच के बारे में आपने सुना होगा, ये जो है मिजोरम का है। ठीक है, ईवीएस में आपके लोक नृत्य और जो स्पेशली जो राज्यों के नृत्य है वो टॉपिक है। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, तो यहाँ पे उड़ीसा आ गया जो कि गलत है। केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पे महाराष्ट्र है जो कि गलत है। कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ है जो कि गलत है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हमारे आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक, तो ये हो गया फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर यहाँ पे ये जो है पेडागोजी के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, कौन सा उद्देश्य जो है नहीं होना चाहिए। विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चों की जिज्ञासा, सर्जनात्मकता को बढ़ाना, तो ये ऑप्शन जो है हमारे होना चाहिए में आता है, तो ये नहीं हो सकता। अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों को बच्चों को संलग्न करना चाहिए, बहुत सही है। तो ये भी हमारे नहीं हो सकता, हमें गलत छांटना है। प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना, ये भी सही है ऑप्शन। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। तो देखिए सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना पर्यावरण का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया फोर्थ। ठीक है,
आप 3 जो है बहुत सही है, उस आधार पर भी एक को एलिमिनेट कर सकते हैं, नहीं तो साफ साफ आपको दिख ही रहा है कि ये पर्यावरण से उतना संबंधित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है विज्ञान की अवधारणाएं और मुद्दों को, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को, पर्यावरण शिक्षा और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को। देखिए यहाँ पर सारी ऑप्शन लगभग सही है, पर सबसे सही ऑप्शन जो है हमारा सेकेंड है, क्योंकि यहाँ पे पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणा या मुद्दे ये सभी शामिल है, तो सेकेंड जो होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, बाकी जो है अधूरे हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। ये कथन जो है गलत है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन कक्षा तीसरी से स्टार्ट होता है। ठीक है, 1 से 2 कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। ये जो है कथन सत्य है, क्योंकि 1 और 2 कक्षा जो है, प्रथम और द्वितीय कक्षा में जो है पर्यावरण नहीं होता, केवल भाषा के माध्यम से जो है पर्यावरण की बेसिक नॉलेज दी जाती है। ठीक है, तीसरा देखते हैं, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से नहीं, ये गलत है। डायरेक्ट रूप से जो है ईवीएस सब्जेक्ट होता है इन कक्षाओं में। फर्स्ट और सेकेंड तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान द्वारा पढ़ाए जाते हैं। नहीं, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान फर्स्ट और सेकेंड में होता ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सिखाने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है। नहीं। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जा सकता है। नहीं। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, ये बात सही है। और पर्यावरण अध्ययन जो है शिक्षक केंद्रित है, ये गलत है। तो से थर्ड जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? ठीक है, परिवार और मित्र, भोजन, जानवर, हम चीजें कैसे बनाते हैं। तो आपने थीम पढ़े होंगे, पर्यावरण के जो है 6 थीम होते हैं। ठीक है, जिसमें परिवार और मित्र प्राथमिक है, उप नहीं है, मतलब यानी कि वो जो है प्रकरण में है, उप प्रकरण में नहीं आता। भोजन भी प्रकरण में आता है, और हम चीजें कैसे बनाते हैं ये भी जो है प्रकरण में आता है। तो हमारा 3 जो है जानवर, ये जो है उप प्रकरण है। ठीक है, तो एक प्रकरण नहीं है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? ठीक है, ऑप्शन है, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना, पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना, केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना। केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना एक शिक्षक का कर्तव्य नहीं माना जा सकता, या वांछनीय गतिविधि नहीं मानी जा सकती। अध्ययन प्रकरणों का रेखीय आयोजन, ये भी वांछनीय गतिविधि में नहीं आता। पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं को बच्चों सूचनाएं इकट्ठा करवा लेना या सूचनाओं का भंडारण उनके मस्तिष्क में कर लेना भी नहीं होगा। बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करने से आशय है कि जितने भी बच्चे अलग अलग सांस्कृतिक परिवेश से जो बच्चे आ रहे हैं, उनको संबोधित करने से जो है पर्यावरण के क्षेत्र में अधिक ज्ञान जो है वो बढ़ेगा। उसके बारे में जो है एक आप कह सकते हैं वास्तविक जानकारी उनको मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? ठीक है, पहला है बच्चों का सक्रिय भाग लेना, सही बात है। बच्चों के समुदाय के सदस्य, ये भी सही है कि ये पर्यावरण के ज्ञान के रचना के लिए जो है आवश्यक है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, ये भी महत्वपूर्ण है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में दी गई व्याख्या और परिभाषा, ये जो है उतना इफेक्टिव नहीं कह सकते हम। व्याख्या और परिभाषा जो है वो केवल स्मरण पर आधारित होती है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण के रूप में हम ABC को कहेंगे, तो ए जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। ठीक है, वृत्तांत,
कहानियाँ, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। तो यहाँ पे देखिए वृत्तांत, वृत्तांत जो है वो प्रभावशाली तरीका है। वृत्तांत का अर्थ है अगर आपने यात्रा की है और उस यात्रा के बारे में जो है आप जानकारी देख रहे हैं। ठीक है, कहानियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप कह सकते हैं पर्यावरण अध्ययन से जोड़ने के लिए कहानियाँ बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं। शिक्षक के द्वारा अवधारणा की प्रश्नावली, इसको हम उतना नहीं कहेंगे क्योंकि छोटे बच्चों के लिए अवधारणाओं का महत्व उतना नहीं होता है। और व्याख्या जो है वो रुचि जो है उसमें बच्चों की बिल्कुल नहीं होती, तो आप कह सकते हैं ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता। शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं को प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या, तो ये सेम ही हो गया कि व्याख्या करे और अवधारणाओं को प्रभावशाली प्रदर्शन करे। तो ये दो जो है हमारे गलत है, तो ए और बी, केवल ए और बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य, उनका उद्देश्य क्या हो सकता है? ठीक है, बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, सही है। बच्चों में अवलोकन और रचना कौशल का विकास करना, ये भी सही है। बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन जो है फोर्थ सही होगा, ए बी सी तीनों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है क्योंकि पहला ऑप्शन है कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षक के लिए एक आसान और बहुत प्रभावी युक्ति हो सकती है। ठीक है, ये जो है उतना सही तरीका हम नहीं कह सकते। जो पेडागोजी या शिक्षा शास्त्र में जो है केवल बालकों को व्यस्त रखना किसी तरह का उपाय नहीं माना जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट है समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहन करता है। ये बात सही है कि अगर बच्चा किसी के साथ सीख रहा है तो सहपाठी जो है उसको उसके साथ में मिलकर सीखेगा तो प्रभावी तरीके से सीख पाएगा। समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। ये सबसे सही ऑप्शन है कि सामाजिक अंतःक्रिया जो है बेहतर होगी। समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा कराने में सहायक होगा, नहीं उल्टा इसमें टाइम जो है अधिक लगेगा। तो बी और सी वाला जो है ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट होगा। तो तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन ऑप्शन है वो सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? ठीक है, कौन सा जो है वो सबसे प्रभावशाली संसाधन आप कह सकते हैं? परिवार और सदस्य, सही है। सामाजिकरण की प्रथम संस्था आप कह सकते हो। परिवार के सदस्यों को समुदाय के सदस्य, ये भी सही है। समाचार पत्र, ये भी सही है। ठीक है, कक्षा, ये भी सही है कक्षा भी, किंतु यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बी और सी ही मैक्सिमम जो है हमारे पास ऑप्शन में है, तो 3 ही होगा हमारा सही। ठीक है, अगर यहाँ पे ए बी सी डी चारों होता तो हम 4 पे जाते। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत को पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? ठीक है, किस सिद्धांत का जो है अनुसरण पर्यावरण अध्ययन में होता है? वैश्विक से स्थानीय, अमूर्त से मूर्त, अज्ञात से ज्ञात, ज्ञात से अज्ञात। तो 4 नंबर जो है हमारे सही है। ज्ञात से अज्ञात जो है वो इस सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि सबसे पहले बच्चों को वो ज्ञान दिया जाता है जो उनके आसपास प्रकृति में, उनके आसपास के पर्यावरण में, परिवेश में जो है, जैसे पेड़ों के बारे में, जानवरों के बारे में, सबसे पहले उनके बारे में बताया जाएगा जिनको उन्होंने पहले से देखा है, जो पहले से उनको ज्ञात है, फिर अज्ञात की ओर बढ़ते। ठीक है, बाकी ये जो 3 सूत्र है, वैश्विक से स्थानीय, यानी कि सबसे पहले विश्व स्तर पर या एक संपूर्ण जानकारी दे, उसके बाद उसको टुकड़ों में बांटे, या स्थानीय के बारे में जानकारी दे, तो ये नहीं होता। स्थानीय से वैश्विक आप कह सकते हैं, इस तरह से पर्यावरण अध्ययन चलता है। अमूर्त से मूर्त तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अमूर्त से मूर्त का अर्थ है कि पहले जो एग्जिस्ट करता ही नहीं, जिसके बारे में हम चिंतन कर नहीं सकते। जो अमूर्त विचार है, विचारों को देखकर फिर उन चीजों के तरफ जाए, उदाहरण की तरफ जाए जो हमें दिखते हैं। ठीक है, तो ये भी हो नहीं सकता। अज्ञात से ज्ञात, जो अज्ञात है उससे ज्ञात, ये जो सूत्र है शिक्षण सूत्र, ये भी गलत है। तो सबसे सही जो है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक
आकलन का साधन नहीं है। ठीक है, पोर्टफोलियो एक रचनात्मक साधन है। क्रम निर्धारण मापनी ये भी रचनात्मक साधन में आता है। वर्णन अभिलेख ये भी रचनात्मक साधन में आता है। तो हमारा सही जो आंसर होगा वो होगा वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। ये कोई रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? ठीक है, तो देखते हैं निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन से दूर करना चाहिए। बच्चों के उत्तर को सही या गलत में आंकना। ठीक है, यानी कि बच्चों के उत्तर को जो है सही या गलत में आंकना, सीधा आंसर देखते ही उस पर फीडबैक दे देना, उसको दूर करना चाहिए। कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा, ये तो आवश्यक है, तो इसको हम दूर नहीं कर सकते। आकलन के संकेतों का उपयोग ये भी आवश्यक है। बच्चों के सीखने की गुणात्मक आकलन ये भी आवश्यक है। तो सही ऑप्शन होगा, ये तीनों ही कट जाते हैं क्योंकि सही है और दूर करने के बारे में पूछा है, नहीं कि गलत ऑप्शन पूछा है, तो ये होगा गलत कथन होगा हमारा पहला। तो सही आंसर जो है वो होगा पहला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती हैं जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती हैं और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती हैं। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करे। ये भी ठीक है। बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रेरित करे, ये भी सही लग रहा है। बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करे, ये दोनों ही का समाहित रूप आप कह सकते हैं, दोनों इसमें आ गए। बच्चे को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर पर हल करने के लिए प्रेरित करे, तो ये हमारे गलत हो गया। तो ये दो जो है वो तीसरे में आ गया, तो तीसरा जो है हमारा होगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली। इस सूची में निम्नलिखित में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? ठीक है, तो ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहले मछली, कौवा, घड़ियाल, कछुआ। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है घड़ियाल, कछुआ और मछली जो है ये तीनों ही जलीय जीव है, यानी कि जल में भी रहते हैं। ठीक है, और कौवा जो है वो आकाश में उड़ता है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है कॉलम ए और कॉलम बी को हमें मिलाना। यहाँ पे शहर या राज्य के नाम दिए हुए हैं। यहाँ पे अत्यधिक पसंद का भोजन जो है वो बताया गया है, तो हमें ऑप्शन से देखकर सही करना है। हांगकांग, केरल, कश्मीर, गोवा। किसी भी करी के साथ उबाला, टेपियोका, सरसों के तेल में बनी मछली, नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली, छोले भटूरे, पकाया हुआ सांप। तो हांगकांग आप कह सकते हैं पकाया हुआ सांप जो है वहाँ का सबसे प्रसिद्ध भोजन है। ठीक है, केरल के लिए आप कह सकते हैं ये जो है किसी भी करी के साथ उबाला हुआ टेपी का जो भी है ये सही है। ठीक है, कश्मीर के लिए आप कह सकते हैं सरसों के तेल में बनी मछली जो है कश्मीर का प्रसिद्ध है, और नारियल के तेल में बनी समुद्री मछली जो है वो गोवा के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि गोवा में सबसे ज्यादा नारियल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन हमारे सही होगा। इसके लिए ईवीएस में जो है ये एनसीईआरटी में दिया हुआ टॉपिक है आपके, वहां से आप पढ़ेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नीचे दिए गए पक्षियों का कौन सी प्रजाति झटके से गर्दन आगे पीछे करती है? ठीक है, ये प्रश्न काफी बार जो है सीटेट में देखने को मिला है। तो ऑप्शन है उल्लू, कौवा, बसंत गोरिया, मैना। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो है हमारा सही उत्तर है वो है मैना। ठीक है, मैना जो है वो ऐसी प्रजाति है जो झटके से जो है अपनी गर्दन आगे पीछे कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। ठीक है, राजस्थान के राजस्थान के गांव के लोग मिट्टी के घर, उनकी छतें कटीली झाड़ियों में होती हैं, में रहते हैं। ठीक है, ये जो है ऑप्शन सही है कि राजस्थान में जो है मिट्टी के घर और कटीली झाड़ियों से बनी छतें होती है। सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं, ये ऑप्शन हमारे सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
लेह में पत्थर के 2 मंजिल घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल में ज़रूरत का सामान जानवर रखते हैं। तो ये सही है, ये भी जो है आपके एनसीईआरटी में 1st से 5th तक में जो है आपको मिल जाएगा। तो ऑप्शन हमारा सही होगा ए और सी। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हाथियों का भी लेसन जो है आपको एनसीईआरटी 1st to 5th में मिल जाएगा। ठीक है, हाथी बहुत कम आराम करते हैं, ये एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं, ये हाथी के विषय में सही है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियां व झाड़ियां खा सकता है। तो ये ऑप्शन जो है हाथी के विषय में आपकी गलत है। नेक्स्ट है, इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है और इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है, ये भी सही है। किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथिनी है जो सभी फैसले लेती है, तो ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन जो है सी, डी और ए होगा सही। तो ये 30 क्वेश्चन थे जो हमने ईवीएस जो है उससे सॉल्व किए। इसमें से 15 क्वेश्चन जो है पेडागोजी के और 15 क्वेश्चन जो है वो जनरल नॉलेज के हैं, जिसमें से आप कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 क्वेश्चन जो हैं आपको मिलते हैं 1st से 5th जो एनसीईआरटी है उससे, और 1-2 रीजनिंग के क्वेश्चन है, और बाकी जो 4-5 2-3 क्वेश्चन बचे हैं वो जो है आपकी बेसिक जनरल नॉलेज पे आधारित है। ठीक है, तो पर्यावरण का कुल मिला के क्वेश्चन पेपर जो है यहाँ पे देखने से थोड़ा हार्ड लगता है, पर एक्चुअल में ये हार्ड नहीं है। अगर आपने एनसीईआरटी के कुछ वीडियोस देख लिए हो नेट से, या फिर एनसीईआरटी बुक अगर आप पढ़ पा रहे हो 1st से 5th, बहुत ही आसान है। आप 5 दिन में जो है पूरा पढ़ लोगे। 5 दिन में एक बुक समझ ली तो 10-15 दिन में जो है आप लगभग एनसीईआरटी की 3rd से 5th, यानी 1st से 5th तो क्या ही होगी, ठीक है, 3rd से ही शुरू होती है, तो 3 किताबें हैं जो आप आसानी से पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी जो है रीजनिंग और जनरल नॉलेज आपका है। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कितने क्वेश्चन सही हुए, और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको ये वीडियो काम आ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम मैथ्स के 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।